आज हम यूपी टेट के अंतर्गत इसके सिलेबस में जो पर्यावरण टॉपिक दिया गया है उसमें प्राकृतिक संसाधन और उपयोगिता उसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा और उसकी उपयोगिता उसके वर्गीकरण के आधार पर समझेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन की बात करें, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण के तत्व अथवा तत्व समुच्चय, तत्व समुच्चय, तत्व अथवा तत्व समुच्चय, समुच्चय होते हैं या हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, मानव के लिए उपयोगी। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वातावरण के तत्व या तत्व समुच्चय होते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। और इसमें आगे देखते हैं प्राकृतिक वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में कोई तत्व या पदार्थ, कोई तत्व या पदार्थ, कोई तत्व या पदार्थ या जीव या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, चट्टान, खनिज, धरातल, मिट्टी, जल, वनस्पति, यह मनुष्य के लिए उपयोगी जब बन जाते हैं, मनुष्य की बुद्धि और तकनीक के द्वारा मनुष्य के लिए उपयोगी बन जाते हैं, तब यह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसमें आगे देखते हैं कई प्राकृतिक तत्व, ये प्राकृतिक तत्व हैं, ये प्राकृतिक तत्व ये मिलकर एकल समुच्चय, एकल समुच्चय या इनको मिलाकर बनाया गया समुच्चय या ग्रुप या समूह, यह भी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि भूमि, वन भूमि, खदान और जल संसाधन या जल राशियां, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं जब एक एकल समुच्चय के अंतर्गत मनुष्य इनका उपयोग करता है। किसी भी देश काल में प्राकृतिक संसाधन हमेशा उपलब्ध रहे हैं, लेकिन मनुष्य ने अपनी ज्ञान, तकनीक और कौशल द्वारा उन प्राकृतिक संसाधनों को अपने उपयोगी या उपभोग के लिए वस्तुओं में बदला है। जैसे कि वन संसाधन, इससे दैनिक उपभोग की वस्तुएं बनाई हैं। कोयला ऊर्जा संसाधन के रूप में, और अयस्क, इसमें धात्विक और अधात्विक अयस्क आते हैं। अधात्विक अयस्क, धात्विक अयस्क लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। अधात्विक अयस्क में अभ्रक, नमक इत्यादि। कोई भी देश जितने प्राकृतिक संसाधनों से युक्त होता है, अगर उस देश में ज्ञान और कौशल और तकनीक से समृद्ध व्यक्ति हैं, तो इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने लिए उपयोगी संसाधन में बदल सकता है या बदल देता है। उदाहरण के लिए जैसे कि यूरोप में प्राकृतिक संसाधन थे, लेकिन यूरोप ने ज्ञान, कौशल, विज्ञान, तकनीकी के द्वारा उन संसाधनों को अपने उपयोग के लिए बनाया। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि किसी देश में प्राकृतिक संसाधन बहुतायत रूप में उपलब्ध हो, लेकिन अगर वह देश या द्वीप उन संसाधनों का दोहन करने के लिए तकनीक का उपयोग करने में समर्थ नहीं है, उसके पास विज्ञान या कौशल की तकनीक नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन बेकार पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए तीसरी दुनिया के देश लिए जाए, जैसे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के देशों में पहले रेड इंडियन प्रजाति निवास करती थी, जो मूलतः
आदि मानव के रूप में रहती थी, आदि मानव के रूप में रहती थी और पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर थी और एक प्रकृति के साथ में सह जीवन बिताती थी। अर्थात यह प्रजाति या विश्व की कोई भी आदि मानव प्रजाति प्राकृतिक संसाधनों का दोहन केवल अपनी जरूरतों के लिए ही कर पाता है। लेकिन बाद में यूरोप के लोग ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क इत्यादि देशों से लोग अटलांटिक महासागर को पार करके नई दुनिया के देशों में गए, अर्थात उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देशों पर कब्जा किया और उन देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और उत्तरी अमेरिका एक विकास, संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश के रूप में उभर के आया। और इसी प्रकार यूरोप में भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए एक विकसित सभ्यता का निर्माण हुआ। अभी भी अगर अफ्रीका की बात करें, वहां कई आदिम जनजातियां ऐसी हैं जो पूर्णतः, जो मुख्यतः सदाबहार वनों में निवास करती हैं, वो पूर्णतः अभी भी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से दूर है और उनका उपयोग केवल अपने जीवन यापन के लिए ही करती हैं और प्राकृतिक संसाधन वैसे ही पड़े रहते हैं और एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन मानव के उपयोग के लिए नहीं बन पाते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के संदर्भ में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कोयला और जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अधिक से अधिक उत्सर्जन हुआ है, जिससे भूतापन की समस्या उत्पन्न हुई है। साथ ही साथ ओजोन गैस की जो परत है पृथ्वी से 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में, उसमें भी छिद्र होने प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि सीएफसी जो गैसें हैं वो एसी और अन्य प्रशीतक यंत्रों में उपयोग की जाती हैं, जिससे उस गैस में अर्थात ओजोन गैस की परत में छेद उत्पन्न हो गए हैं। तो आर्थिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सही है, लेकिन अगर संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन का दोहन कभी कभी अवसाद भी बन जाता है, जो वर्तमान में जारी है। अब प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। उपयोगिता इसके वर्गीकरण के आधार पर समझते हैं। जैसे बे संसाधन, सबसे पहले बे संसाधन जिन्हें देर तक प्रयोजनीय रखा जा सकता है। प्रयोजनीय अर्थात जिनसे काफी समय तक जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है और जो एकदम से समाप्त नहीं होंगे। साथ ही साथ इनमें गुण वृद्धि भी की जा सकती है। इनके गुणों में ऐसी वृद्धि की जा सकती है जिससे मानव के लिए उपयोगी बने रहें। और इसमें देखते हैं कि इन संसाधनों का उपयोग मानव सावधानी से करे तो ये काफी लंबे समय तक मानव का साथ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर इन संसाधनों के उपयोग के बारे में बात की जाए तो ये संसाधन प्रयोजनीय, इनमें गुणवृद्धि की जा सकती है, मानव सावधानी से उपयोग करे तो इसके उपयोग के अंतर्गत ये संसाधन आते हैं। इनमें कृषि भूमि आती है, कृषि भूमि, वन संसाधन, मत्स्य संसाधन, जंगली जीव, जल संसाधन। अर्थात कृषि भूमि को अगर जैविक तरीके से इसमें कृषि की जाए कृषि भूमि में, तो कृषि भूमि लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। वन संसाधनों का दोहन इस प्रकार किया जाए कि जितने वन लगाया जाए उतने वन लगाए भी जाए। कितने मिनट को कहाँ कितने और जैसे वन संसाधन है, वन संसाधन जितने वन काटे जाए उतने लगाए भी जाए। और मत्स्य संसाधन, मछलियों का शिकार इस प्रकार किया जाए कि मछलियां लंबे समय तक उपलब्ध होती रहें। इसी प्रकार जंगली जीव और जल संसाधन, जल संसाधन का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि जल प्रदूषित ना हो पाए, साथ ही साथ जल मानव जाति के लिए सुलभ रूप में बना रहे। इसके बाद बात करते हैं
दूसरे नंबर के संसाधन अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय तथा उपभोग के बाद ह्रास होने वाले संसाधन। इसका अर्थ है ऐसे संसाधन जिनमें गुण वृद्धि नहीं की जा सकती है, अर्थात जिनमें गुणों की वृद्धि नहीं की जा सकती है और जे एक बार उपभोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। कोयला संसाधन एक ऊर्जा संसाधन है। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये पृथ्वी या भूगर्भ में बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है और उनका संसाधन लगातार घटता जा रहा है। दोहन से कोयला संसाधन लगातार घटते जा रहे हैं, पेट्रोल संसाधन घटता जा रहा है, प्राकृतिक गैस कम होती जा रही है। इसलिए इनका उपयोग इस प्रकार किया जाए कि ये लंबे समय तक बने रहें और साथ ही साथ इनके साथ जो नवीकरणीय संसाधन उनका भी उपयोग किया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के खनिज संसाधन। तीसरे प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन इस प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक। और खनिज संसाधनों का उपयोग भारी उद्योग के लिए और अन्य जो दैनिक उपभोग की वस्तुओं उनके लिए खनिज संसाधन का उपयोग किया जाता है। और खनिज संसाधन पुनर्चक्रण के लिए भी उपयोगी होते हैं। पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकिल। जैसे लौह इस्पात है, लोहा इस्पात एकदम से खत्म नहीं होगा। अगर उसका पुनर्चक्रण, लौह स्क्रैप का पुनर्चक्रण इस प्रकार किया जाए कि दोबारा से वो लोहा के रूप में काम आता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम और सोना, चांदी। इसके बाद अन्य प्रकार के संसाधन आते हैं कि जैसे अपरिवर्धनीय तथा अक्षय, सतत, सनातन संसाधन या अक्षय संसाधन इन्हें कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं उपयोग के आधार पर या उपयोग के आधार पर। नंबर 1, ऐसे सनातन तत्व या अक्षय संसाधन वाले तत्व जिन्हें मनुष्य किसी भी प्रकार से विनष्ट या समाप्त नहीं कर सकता है। समाप्त नहीं। इसके अंतर्गत आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग यह है कि सूरज की किरणों या सूरज की गर्मी से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरे पौधों में, और हरे पौधे ही समस्त जीवधारियों के लिए एक प्रकार से उत्पादक का कार्य करते हैं और हरे पौधों पर ही समस्त जीवधारी निर्भर करते हैं। सौर ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद महासागर, महासागरीय संसाधन। महासागर संसाधन जल यातायात के लिए, और खनिज दोहन के लिए, मुख्यतः पेट्रोल। इसके अलावा क्लैथरेट्स के दोहन के लिए। क्लैथरेट्स समुद्र की गहराई में काफी कम तापमान पर बर्फ के टुकड़े होते हैं जिनमें मीथेन गैस जमी अवस्था में फंसी होती है। यह भविष्य का ईंधन कहलाता है उपयोगिता के आधार पर। और महासागरीय संसाधन उपयोगिता के आधार पर महासागरीय संसाधन ज्वारीय तरंगों
से विद्युत बनाने के भी काम आता है। अगर महासागरीय संसाधनों में रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ न मिलाए जाए तो महासागरीय संसाधन एक प्रकार के सतत सनातन संसाधन या अच्छे संसाधन बन जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अपरिवर्तनीय अच्छे सनातन संसाधन के अंतर्गत आते हैं ऐसे सनातन तत्व या अच्छे संसाधन जिन्हें मनुष्य विनष्ट कर सकता है या हानि पहुंचा सकता है या इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है। और ये दो प्रकार के हैं, मतलब बताया हमने कि पहले प्रकार के संसाधन ये हैं कि इन्हें मनुष्य किसी भी प्रकार से विनष्ट नहीं कर सकता है या समाप्त नहीं कर सकता है। दूसरे प्रकार के संसाधन है जिनमें मनुष्य परिवर्तन कर सकता है, विनष्ट भी कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है। यह इस प्रकार है उपयोगिता के आधार पर। जैसे स्थानीय जलवायु, जलवायु के अंतर्गत वायुमंडल और वायुमंडल के अंतर्गत लाभदायक गैसें जैसे ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन गैसें। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए उपयोग की जाती है। ओजोन का उपयोग है जो पराबैंगनी किरणें हैं सूरज से आती हैं उनके लिए छतरी का कार्य करती है, रोकने का कार्य करती है ओजोन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वनस्पतियों के लिए या हरे पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। तो ये तो हुआ प्राकृतिक संसाधन और उसकी उपयोगिता वनीकरण के आधार पर।